तो स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी अलौकिक की एपिसोड 3। आज की कहानी होने वाली है रहस्य। आतिफ पेशे से एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। 30 साल की उम्र थी उसकी, लेकिन साथ ही वो एक उपन्यासकारक भी था। हर साल वो एक नावल तो लिखता ही लिखता था। वक्त निकाल कर कभी भी फारिग होते ही वो लैपटॉप पर अपनी नई कहानी का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने में लग जाता था और उसे साल के आखिर तक तैयार करते करते वो उसे छापने के लिए पब्लिशिंग हाउस में भेज देता था। आज तक उसकी ऐसी कोई भी नावल नहीं थी जो नाकामयाब ना हुई हो। हर नावल किसी न किसी वजह से कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंचने के बावजूद नाकामयाब रही, जिस वजह से वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता और ये सोच लेता कि कभी वो ज़िंदगी में नावल्स नहीं लिखेगा। लगभग 7 नावल ऐसे पिट जाने के बाद पब्लिशिंग हाउस ने हाथ खड़े कर लिए। तब कहीं जाकर एक पब्लिशिंग हाउस मान तो गया, लेकिन उनका कहना था कि जो कोई भी कहानी तुम लिखो वो कहानी सत्य घटना पे आधारित हो और ऐसी कहानी हो कि पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। आतिफ में कला की कोई कमी नहीं थी और उसकी पकड़ हॉरर उपन्यासों पर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ना जाने क्यों लोगों के दिलों में उसकी नॉवल वो घर नहीं कर पाती थी। तभी आतिफ ने फैसला किया कि वो एक नई नॉवल, आने वाली अपनी नई उपन्यास एक ऐसे सत्य घटना पर लिखेगा जो घटना वाकई लोगों के दिलों को दहला दे। ऐसी प्लॉट को सोचने में उसे काफ़ी वक्त तो लगा। सत्य घटनाओं को ढूंढने में उसने सोचा कि चलो अपने होम टाउन रिश्तेदारों से मिल के आ जाते हैं। इस उम्मीद पर वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गया कि शायद उसका माइंड वहाँ कुछ डाइवर्ट हो जाएगा, तो आते आते कोई नई प्लॉट उसके जहन में आ जाएगी। सब कुछ अच्छा गुजर रहा था, लेकिन इतने में उसे कोई इमरजेंसी आ पड़ी जिस वजह से उसे वापस दिल्ली शहर आना था। उसने अपने रिश्तेदारों से विदा लेते हुए भागलपुर से दिल्ली आती एक ट्रेन को थामा और वहाँ से रुखसत ली। सफ़र के दौरान वो अपने लैपटॉप पर लगा प्लॉट ही सोच रहा था कि तभी उसकी निगाह अपने सामने बैठे एक शख्स पे हुई जो उसे कई वक्त से घूर रहा था, जब से वो उसके साथ स्टेशन पे चढ़ा था। वो लगता तो नहीं था कि वो कहीं गांव से था, उसी की तरह कोई शहरी था। शर्ट, पैंट, कोट, आंखों में मोटा फिल्म का चश्मा। ऐसा लगता था जैसे वो कोई दूसरे शहर से था या फिर विदेश से था, क्योंकि उसकी रुतबे, उसकी हाव भाव, बात विचार सब कुछ विलायतियों जैसा फील हो रहा था। आतिफ ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो अपने लैपटॉप पर फिर मगन हो गया और प्लॉट सोचने लगा। 2 पेज लिखने के बाद आखिर में उसने हार मानकर उस सत्य घटना को रूप देने में नाकामी हासिल की, तो उसे डिलीट कर दिया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने सामने वाले मुसाफिर से छुपा ना सका जो उसे कई वक्त से घूर रहा था, तो आखिर में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। एनी प्रॉब्लम? आतिफ ने कहा कि नहीं, दरअसल किसी वजह से वो काफ़ी टेंशन में। शख्स ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो आतिफ ने अपना नाम बताया और उसने भी थोड़ी बहुत बातचीत करनी शुरू की। वो आदमी वाकई विलायत से आया हुआ था। उसे इंडिया आए हुए अभी करीबन 1 महीना ही हुआ था। वो गंगा नदी की तरफ जाना चाहता था, इसलिए उसने ट्रेन पहले तो मुंबई से थामी थी, फिर उसके बाद वो यूपी पहुंचा था। यूपी में किसी मिस गाइडेंस की वजह से उसे वहाँ से भी जाना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी नदी खोज रहा था जो नदी का किनारा कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि वो नदी के आसपास लोगों की आवाजाही ना हो, क्योंकि उसे कोई ऐसा राजदार काम करना था जो काम किसी की नज़रों में नहीं आना था। इस बात को सुनकर आतिफ थोड़ा टेंशन में आ गया। आतिफ ने पूछा, ऐसा कौन सा काम था जो आप करना चाहते थे? पहला ख्याल तो वही था कि कहीं ये कोई
आतंकवादी तो नहीं, लेकिन उसने बताया कि अपने इंटेंशंस को भांपते हुए उसने आखिर में इजहार किया कि वो वहाँ अपनी बीवी की कलसी को बहाने आया था और साथ साथ एक ज़रूरी काम करने। आतिफ कुछ समझ नहीं पाया। तब जाकर उस शख्स ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उस बंदे का नाम जैफ था और वो 57-58 साल की उम्र का एक विलायत से आया हुआ कोई NRI ही था। उसने बताया कि उसकी वाइफ को मरे हुए तकरीबन 5 साल हुए थे और इन 5 सालों में वो मेंटल असाइलम में रहा था। जैसे ही उसे वहाँ से आज़ादी मिली तो अपनी वाइफ की मौत के बाद उसने उसके एशेस को, जो कि उसने अंतिम संस्कार किए थे, उसे बहाने के लिए, जो कि उसकी वाइफ की आखिरी इच्छा थी, हिंदुस्तान आना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद वो ये सोचने पे मजबूर था कि वो जाए तो जाए किस तरफ। हालांकि वो यूपी के, तो वही बात आतिफ ने उससे कही। हालांकि वो जानता था कि अस्थियां बहाने के लिए यूपी में गंगा नदी तो थी, लेकिन उस शख्स का कहना था कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे वो लोगों की आवाजाही से बिल्कुल दूर कहीं गहरे नदी में फेंकना चाहता था। आतिफ ने उससे कहा कि इससे बेहतर तो समुद्र कहीं नहीं, लेकिन आप फेंकना क्या चाहते हैं? तब उसने हार मानकर एक ऐसा राज बताया जिस राज ने आतिफ को अपनी एक नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित कर दिया। एक ऐसी सच्ची घटना जिससे वो अब तक अनजान था। उस शख्स ने अपने बैग से एक शीशी निकाली। शीशी जैसी एक बोतल थी, हरे रंग की। वो बोतल दिखने में कोई कह सकते हैं कि कोई बियर की बोतल जैसी थी, खाली बोतल, लेकिन मोहर बंद। उसके वो बोतल के मोहर बंद पर कॉर्क लगा हुआ था। ये देखकर आतिफ को बड़ी हैरानी हुई कि इतने दूर वो एक महज एक खाली बोतल फेंकने के लिए आया था। उसे समझ नहीं आया। उसने जैफ से थोड़ा और क्लियरली पूछा कि आखिर उस बोतल में ऐसा क्या था जिसे फेंकने के लिए उसे लोगों की आवाजाही से दूर किसी बड़े नदी में या समुद्र में फेंकना ज़रूरी था। तो इस पे जैफ ने कहा कि उसने ये काम मुंबई में भी सोचा था, लेकिन वहाँ वो कई लोगों के नज़रों में आ रहा था, इसीलिए उसने ये हरकत नहीं की। उसे डर था कि कहीं उसकी हरकत को लोग भांप लें और उस बोतल तक अपनी पहुँच बनाएं। वो नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर कि वो बोतल किसी के भी हाथ आए। उसने अपनी वाइफ के अस्थियों को भी दिखाया। तब जाकर आतिफ को यकीन हुआ कि वो इंसान कोई आतंकवादी या कोई गलत इरादे से हिंदुस्तान नहीं आया था। उसने बताया कि वो ऐसी नदी तलाश कर रहा था जिस नदी में जाकर वो उस बोतल को किसी भी तरीके से गहरे नदी के पानी में जाकर बीच में फेंक दे, ताकि वो बोतल हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाए। आतिफ ने इस बार सवाल किया कि यह काम तो वो अमेरिका में भी कर सकता था, लेकिन उस शख्स का कहना था कि वो जितना हो सके उसे अपनी पहुंच से दूर फेंकना चाहता था। इस बात को सुनकर आतिफ के दिल में एक ख्याल आया और उसने बताया कि भागलपुर में ही अगर आप आगे अगले स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से मोकामा के लिए एक नदी जाती है। मोकामा नदी एक बहुत बड़ी नदी थी। अगर आप चाहें तो वहाँ इसे फेंक सकते हैं, वहाँ का पानी भी बहुत गहरा है। इस बात को सुनकर जैसे जैफ को खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसे अब वापस जाना था। उसका वीज़ा भी एक्सपायर होने के कगार पे था, तो उसने कहा कि उसके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का वक्त था। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अगर वो उसके बदले वो बोतल ले जाकर, इस पर आतिफ ने बहुत ही एतराज़ किया। एक तो वो एक अनजान शख्स था, ऊपर से वो उसे एक ऐसी बोतल दे रहा था कि ना जाने उसमें क्या हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों और एकदम से कोई अजनबी आपको ऐसी अजीब सी कहानी सुनाए और उसके बाद आपसे कहे कि उसकी किसी चीज़ का ज़िम्मेदारी आपको लेना है और उसे ठिकाने लगाना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आतिफ ने भी ऐसा ही सोचा था। आतिफ ने उससे कहा कि अगर आप साथ चले तो बेहतर, लेकिन ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ?
तो इसके बदले जैफ ने उसे रुपया दिया। रुपयों को देखकर आतिफ और ज़्यादा घबरा गया। उसने और लेने से वो बोतल इनकार किया। इस पर जैफ ने बताया कि वो एक शर्त पे वो बोतल उसे देता है, अगर वो शर्त वो उसे मान ले। आतिफ समझ नहीं पाया, तो जैफ ने कहा कि वो उसे उस बोतल से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना बताएगा जिस सच्ची घटना को लिखने के लिए वो कई वक्त से बेताब है। वो सच्ची घटना उसकी कामयाबी को ऐसे चार चांद लगा देगी कि उसे फिर दोबारा अपनी नाकामयाबी और हार का मुंह ना देखना पड़ेगा। उसकी नावल हिट होगी और वो उपन्यास कई कई वक्त तक लोगों के दिलों में बसी रहेगी। इस बात को सुनकर आतिफ के दिल में जो अपनी राइटिंग के लिए एक प्रेरणा थी वो जग गई। उसे वैसे भी नॉवेल्स के लिए, हॉरर नॉवेल के लिए एक अच्छी स्टोरी लेनी थी, और जैफ बाहर का आया हुआ एक शख्स था जो ऐसी कहानी उसे बता रहा था, एक बोतल उसे दे रहा था। तो हो सकता था कि वाकई कोई बहुत ही गहरा और सच्चा राज हो, शायद कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो इस बोतल के पीछे। उसने फिर उस आदमी से पूछा कि उनकी वाइफ निहारिका की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर जैफ ने बताया कि निहारिका की डेथ का कहीं ना कहीं कनेक्शन उसी बोतल से था। इसीलिए वो उस बोतल को किसी भी तरह से अपने से कहीं दूर फेंक देना चाहता था, ताकि वो किसी के भी हाथ ना लगे, ना सिर्फ उसके बल्कि किसी के भी पहुंच में ना आए। इस पर आतिफ ने बताया कि वो शर्त मानने को तो तैयार था, लेकिन उसे जानना था कि आखिर इस बोतल में ऐसा है क्या। इस पर जैफ ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम फैसला कर लेना कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। कहानी सुनने के बाद तुम्हें ये बोतल इसके असल ठिकाने लगाना होगा। तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम दिल्ली मत जाओ। तुम अगले ही जो भी स्टेशन तुम बता रहे हो। तो इस पर आतिफ ने कहा कि जमालपुर तो क्रॉस कर चुकी है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके बताएं। इस पर जैफ ने बताया कि मैं तुम्हें कुछ और रुपया देता हूँ ताकि तुम यहीं उतर जाओ। आतिफ ने कहा कि मेरी इमरजेंसी की वजह से ही शहर में मुझे जाना ज़रूरी था, जिस पर जैफ ने उससे मिन्नत करना शुरू कर दिया। उसे कहा कि सिर्फ एक दिन की बात है, वो कहीं रुक जाए। सलसल जैसे ही वो बोतल को ठिकाने लगा देगा, उसके तो फ़ौरन बाद ही वो वहाँ से निकल जाए। वो चाहे तो उसके लिए एयरपोर्ट टिकट तक का पैसा देने को तैयार था। इस पर आतिफ बहुत ज़्यादा चौंक उठा। आतिफ ने सारी शर्तें मानते हुए उससे कहा कि ठीक है, बताइए वो क्या राज है, ऐसी क्या घटना जुड़ी है इस बोतल से जो आप इस बोतल को किसी भी हद तक किसी गहरे नदी में फेंक देना चाहते हैं। लेकिन आप तो ये बोतल मुझे दे रहे हैं, अगर मैं ही इस बोतल को गलती से मेरे हाथ से अगर ये छूट जाए या कहीं मैं इसको खोल दूं, तो जैफ ने उसे एकदम अपनी माँ की कसम देते हुए कहा कि वो ऐसा ज़िंदगी में भी कभी ना करे। अगर वो अपने परिवार का भला चाहता है तो ज़िंदगी में भी उस बोतल को कॉर्क के ऊपर हाथ तक ना रखे। इस पर आतिफ और ज़्यादा डर गया। जैफ उसे समझाने लगा कि वो जो भी स्टेशन मोकामा के लिए जाने के लिए पास लगे वहीं वो उतर जाए। हालांकि ट्रेन भागलपुर क्रॉस कर चुकी थी, जमालपुर भी बस निकल ही गई थी। इस पर आतिफ ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपको वो सच्ची घटना सुनानी होगी। इस पर जैफ मुस्कुराया और उसने फिर एक विस्की का गिलास भरते हुए अपने लबों से लगाया। जब उसने पूरी जाम अपने हलक तक उतार ली, तब उसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। आज से करीब 20 साल पहले की बात थी। मियामी फ्लोरिडा यूएसए में वो अपनी वाइफ निहारिका, जो कि उसे यूनिवर्सिटी में मिली थी, एक इंडियन थी, उससे उसकी मोहब्बत हो जाने के बाद उसने शादी की और शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई। वो एक
रियल एस्टेट बिजनेस में ब्रोकर की नौकरी करते थे। उनका घर भी सेपरेट था और लोगों की आवाजाही से दूर था, तो इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी। उनकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन लेकिन एक गलती ने उनकी ज़िंदगी को नेस नाबूद कर डाला, और वो गलती थी निहारिका का उस बोतल तक पहुंचना। दरअसल 20 साल पहले यूएसए में एक, आप कह सकते हैं कि एक अफ़वाह उड़ी थी। वो अफ़वाह ने इतनी ज़ोर ज़ोर से आग पकड़ी कि हर तरफ ये बात आग की तरह फैलने लगी कि कुछ बोतलें हैं जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उन बोतलों को अपने घर लाते हैं। उन बोतलों में एक जिन होता है। उस बोतल को खोलने के बाद वो चीज़ आज़ाद हो जाती है, और जिसके भी परिवार या जिसके भी घर में वो बोतल खोली जाती है, वो उस घर में दिनों दिन आप कह सकते हैं कि एकदम कामयाबी ला खड़ी करती है। कामयाबी आने लगती हैं, तरक्कियाँ होने लगती हैं, उन परिवार की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो कीमत होती है उनकी एक जान गंवा कर। कई ऐसे सनकी लोगों ने ऐसी गलतियाँ की। उन्होंने लालच में आकर ऐसी बोतलों को ख़रीदा, और उन अंग्रेज़ों ने अपने परिवार में उस बोतलों के बारे में समझौता भी किया, जिस पर उनका यही सोच था कि शायद ये सिर्फ़ एक मनगढ़ंत कहानी हो। लेकिन उन्होंने इसे मजाक में लेकर एक बहुत बड़ी भूल की, और उन बोतलों को अपने घर लाकर उसे खोल डाला। उसके बाद उस घर में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घटी जिसके बाद उस घर का कभी भी मालूमात ना चला। इस पर आतिफ ने एक बार जेफ को टोका और उससे बोला, तो फिर वो अब तक कैसे वजूद में था, जब अगर कोई परिवार वो बोतल अपने घर ले जाता था और उसके बाद उस बोतल के लेने के बाद उसे खोलते ही जो भी चीज़ उससे आज़ाद होती थी, जो उसे कामयाब कर देता था, तो क्यों वो उन परिवारों को नेस्तनाबूद नहीं कर देता था? अगर नेस्तनाबूद कर भी देता था तो जेफ अब तक कैसे बचा हुआ था? इस पर जेफ ने कहा कि वो सिर्फ देखने में ही ज़िंदा है, लेकिन अंदर से वो एक लाश बन चुका है। उसकी ज़िंदगी का सब कुछ छीना जा चुका है। कहने को उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा अब उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके पास उसका अपना परिवार, उसकी मोहब्बत कोई नहीं। आतिफ ने पूछा कि उनकी बेटी, जिस पर जेफ ने नम निगाहों से उसकी तरफ देखा नहीं, बल्कि एक और जाम तैयार करना शुरू कर दिया। जब उसने वो जाम भी अपने हलक से उतार लिया, तब कहीं जाकर उसने आगे की बात कहनी शुरू की। एक दिन उसकी वाइफ क्यूरियो शॉप पर कुछ एंटीक चीज़ें खरीदने गई थी। वहाँ पर उसने देखा कि वहीं बोतलें बिक रही थी जिन बोतलों की अफवाह ज़ोरों शोरों से उड़ रही थी। इस पर वो दुकानदार के पास गई और उसने उस बोतल के भी बाबत सवाल किया। दुकानदार ने पहले तो उसे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे बताया कि ये बोतलें वही हैं जिनके बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। निहारिका ने उनसे पूछा, तो फिर वो बोतलें क्यों सेल करते हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि उसके बदले उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलती है। निहारिका का मन हुआ कि एक बार वो ये बात पुलिस को इन्फॉर्म कर दे या फिर जेफ को बता दे, लेकिन निहारिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो खुद उन बोतलों को देख के ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई कि उसने फैसला कर लिया कि एक बोतल वो खरीद लेगी। दुकानदार ने भी उसे भड़काना शुरू किया और बताया कि ये एक बहुत पहुँचे हुए इस्लामिक अमाली का कैद किया हुआ जिन्नातों का बोतल है। इन हर बोतलों में उनके काबू किए वो जिन्नात हैं जो किसी के भी परिवार में घुसते ही उनके परिवार को दिन दहाड़े ही इतना कामयाब और इतना तरक्की तक पहुंचा देते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। दौलत, शोहरत, जो वो चाहते हैं, रुतबा, सब कुछ उन्हें नसीब होने लगता है। उन्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। इस पर निहारिका ने बताया
कि उसने सुना था कि जो भी वो बोतल ले जाता है उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, किसी एक की परिवार में जान जाती है। जिस पर उस दुकानदार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जिन्होंने भी ये बोतल ली उनका मालूमात तो नहीं चला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो वजूद में नहीं है या उनके साथ कुछ घट गया है। ये सब ढकियानुसी बातें हैं और लोगों ने जलन में या कह लीजिए तो मज़े लेने के लिए इन बातों को और ज़्यादा लोगों के बीच फैलाना शुरू कर दिया है कि उन बोतलों को लेने से ऐसा कुछ घटता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद निहारिका को लगने लगा कि वाकई वो सच्चाई ही है। उसने उन एक बोतल में से उन बोतलों को परखना शुरू किया। वो बोतलें खाली ही थी, उन पर भी तमाम बोतलों पर मोहरबंद सील लगी हुई थी। उसने एक बोतल उठा ली और उस बोतल को उठाने के बाद दुकानदार से कहा कि वो एक बोतल ख़रीदना चाहती है, जिस पर दुकानदार ने मुस्कुराकर उससे वो बोतल दुगने दामों में बेच दी। फिर क्या हुआ? आतिफ ने जैफ से पूछा। जैफ उसे बताने लगा कि उसने वो बोतल घर लाकर एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह मुझे सौंपी। जैफ ने अपनी बीवी से पूछा कि वो बोतल क्या थी, तो उसने बताया कि ये कोई शैम्पेन या बियर की बोतल नहीं, ये एक मायावी बोतल है और इस बोतल में एक जिन है। इतना कहकर वो हंस पड़ी। इस बात को सुनकर जैफ भी हंस पड़ा। उसे भी लगा कि ये तो कोई मजाक वाली बात है। दुकानदार ने ऐसी बेवकूफ़ बनाने के लिए शायद उसे ये बोतल दे दी हो, लेकिन वो जानता था कि निहारिका भी इन बातों को उतना सीरियस नहीं ले रही। उसे तो एंटीक चीज़ें खरीदने का, उन्हें जमा करने का शौक़ था, तो उसने सोचा कि शायद ये एक बोतल ही उनके कीमती कलेक्शन का एक हिस्सा बन जाए। और यही सबसे बड़ी भूल थी दोस्तों, सबसे बड़ी भूल। उस रात तूफ़ान बहुत तेज़ था। अपना डिनर ख़त्म करके जैफ अपनी बेटी को अपने दूसरे रूम में सुलाए अपने बेडरूम पहुंचा। निहारिका भी ऊपर आई। तब तक तूफ़ान शुरू हो चुका था, हवाएं तेज़ चल रही थी। जैफ और निहारिका सोने लग गए। घड़ी में यही कोई 12:30 का वक्त था कि अचानक जैफ ने सुना कि कोई चीज़ टूटी। उसके सुनते ही जैफ अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसने एक बार निहारिका को देखा और अपने रज़ाई को फेंके बिस्तर से उठते हुए नीचे सीढ़ियों पर उतरा। नीचे सीढ़ियों पर उतरते हुए वो दाईं तरफ के उस तरफ गया जहाँ वो रूम था, जहाँ से उसने उस कांच टूटी चीज़ की आवाज़ सुनी थी। उसने उस दरवाज़े को खोला। दरवाज़े को खोलते ही जो नज़ारा उसके सामने था वो उसका दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। तूफ़ान तेज़ ज़रूर चल रहा था, बाहर की हो हो करती हवाएं अंदर सुनाई दे रही थी। और वहाँ उसी टेबल पर जहाँ निहारिका ने वो बोतल खरीद कर लाई के रखी थी, वो बोतल अपनी जगह पर नहीं थी, बल्कि नीचे फर्श पर गिरकर टूट चुकी थी। एक अजीब सा दहशत जैफ के पूरे दिल में समाने लगा। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ फ़ौरन अपने कमरे में पहुंचा और उसने निहारिका को झंझोड़ते हुए उठाया। निहारिका, निहारिका मेरी बात सुनो। उसने बहुत बार निहारिका को उठाने की कोशिश की, पर निहारिका बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। आखिर में जब वो उठी तो उसने उससे नींद में ही पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था। तो उसने बताया कि जो बोतल उसने ख़रीद कर लाया था वो बोतल नीचे टूटी पड़ी थी, जिसे सुनकर निहारिका की जो बची कुची नींद थी वो भी उड़ गई। दोनों दौड़ते हुए वापस नीचे पहुँचे और उन्होंने देखा कि वाकई वही बोतल टूट कर बिखर चुकी थी। निहारिका ने कहा कि
ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ये बोतल टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं। वैसे भी वो दुकानदार कोई फ्रॉड ही था। जिस पर जैव को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उसने निहारिका की बात को मानना ही स्वीकार किया। उसने निहारिका से कहा कि उस वाहियात इंसान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, ताकि वो उसके फर्जी कारनामों को एक्सपोज कर सके। जिस पर निहारिका ने कहा कि बिल्कुल वो ऐसा ही करेगी, लेकिन फ़िलहाल रात बहुत हो चुकी थी, उन्हें सोना बेहतर चाहिए था। इस पर जैप ने कहा कि वो बेडरूम में जा रहा है। निहारिका डस्टर से उन कांच के टुकड़ों को साफ़ करने लगी। फिर उसने उन कांच के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया और वहाँ से वापस कमरे की लाइट्स ऑफ करके दरवाज़ा लगाए अपने बेडरूम की तरफ आने लगी। इधर जैफ अपनी बेटी के बेडरूम में जब पहुँचा तो उसने पाया कि उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि पीछे निहारिका भी मौजूद थी। दोनों वापस अपने रूम में आए, अपना दरवाज़ा लगाकर वापस बिस्तर पर लेट गए। लेकिन ना जाने क्यों जैफ की नींद गायब सी हो गई थी। सोचते सोचते जैफ आखिर गहरी नींद के आगोश में डूब गया। हवाएं तेज़ चल रही थी, तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक निहारिका की नींद खुली। निहारिका को सुनाई दिया कि कोई दरवाज़ा खुला था, लेकिन ये दरवाज़ा उनके कमरे का नहीं था और उनकी बेटी इतनी छोटी थी कि वो दरवाज़ा लॉक को खोल नहीं सकती थी, जो बाहर से लगाया जाता था। इस बार निहारिका की खौफ भरी दहशत होती आंखें और ज़्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि वो दरवाज़ा खुलने के बाद कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था।